मैडम ईयरफोन लगाओ मैडम। चलो आप ईयरफोन से वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है मैडम। अच्छा, हाँ मैं ईयरफोन भूल गई। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट दो मुझे। हाँ मैम। कीजिए भी। ऊपर से तो भूल गए। ठीक है, बताओ अभी सही है? आवाज नहीं आ हाँ रही? मैडम अभी हाँ अभी आ रहा है मैडम अभी clear। चलो, तुम लोग कैसे लगा ले, तो मेरे को तो इतने कान दुखते हैं 1 घंटे में। चलो, ये बिना रबर वाला पहनना मैडम अच्छा रहता है थोड़ा। वही है, बिना उसका ही है तो भी दुखते हैं, मेरे को आदत नहीं है। ठीक है, बस चलो स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक अपन ने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मॉड्यूल नंबर 1 के कर लिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, मॉड्यूल नंबर 1 के जहां तक चैप्टर हुए, इंडिविजुअली क्वेश्चन सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए करना कि हमको समझ में आ रहा है या नहीं। एग्जाम में ऐसा सोच भी मत लेना कि सप्लाई का ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा जो तुमको दे के रखा है, या प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना। वैल्यू ऑफ सप्लाई अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो क्या इंडिविजुअली सिर्फ आ सकता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। मेगा एग्जाम्शन भी कहीं ना कहीं मिक्स हो के ही तुमको मिलेगा। तो ऐसा कभी मत सोचना कि तुमको इंडिविजुअली चैप्टर वाइज वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे, सब क्या मिलता है वहां पे मिक्स ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, क्या टाइम ऑफ सप्लाई का अलग से कोई क्वेश्चन आ सकता है? रूल है, रूल तो तुम्हें इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी अप्लाई करने हैं, और एक्चुअल में टाइम ऑफ सप्लाई एमसीक्यू में आता है, इसका अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बाय चांस कभी हुआ कि हाँ भैया इजी, क्या बोलते हैं ना, पेपर इजी बन रहे तो हम एक आध दे दे, तब आ सकता है। अदरवाइज टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? एमसीक्यू में ही आता है। अब टाइम ऑफ सप्लाई में क्या कोई अमेंडमेंट है? तो अमेंडमेंट यहाँ नहीं, मैंने एक चीज रोक के रखी है तुम्हारी, कौन सी है? टीडीआर वाली जो है तुम्हारा ट्रेडेबल वाली चीज है, उसी में मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई की भी एक चीज बतानी होगी। तो इन शॉर्ट मतलब मैंने उसको एक क्या कंसिडर करके रखा है? चैप्टर कंसिडर करके रखा है, तो इसीलिए उसका जो अमेंडमेंट है वो वहीं कवर होगा। इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, चैप्टर सिर्फ आधे घंटे का है, कंसंट्रेशन यही देना। इसको प्रिंट करा के फिर से अपनी आंखों के सामने रखना, क्योंकि भूलने की चांसेस हैं इसको। जब जब तुम ऐसा लगे कि रिवाइज करना है, आंख बंद करके इसको रिवाइज कर लेना। टाइम ऑफ सप्लाई जनरली एग्जाम के पहले फिर याद करना पड़ता है, इससे अच्छा अभी वो काम निपटाते जाएं। स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। मैम टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है, देखो मैंने कहा सप्लाई क्या है? सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी। सेक्शन नंबर 7 जहां तुम्हारा लग गया, क्या लग गया? सेक्शन नंबर 7 जहां पे तुम्हारा लग गया, मतलब वो बता रहा है कि हाँ भैया तुमने क्या किया है? सप्लाई कर दिया है। सेक्शन नंबर 7 क्या बताता है कि तुम्हारी तरफ से क्या हो चुका है? सप्लाई हो चुका है। तो जैसे ही सप्लाई होता है, सप्लाई क्या है मेरा? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट। यही तो होता है कि ये बताता है कि भाई क्या करना है तुम्हें, अब टैक्स पे करना है। तो सप्लाई क्या है मेरे? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये बोलते हैं कि चलो टैक्सेबल इवेंट हो गया, तो ये तो बताओ कि कब हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब क्या होता है, मान लेते हैं हम कि ये टाइम है जब सप्लाई हुआ है, तो तभी तो तुम्हारी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी क्या हो जाती है? अराइज हो जाती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई बता रहा है कि कब मानेंगे। सप्लाई क्या होता है? सेक्शन 7 बताता है कि व्हाट इज सप्लाई। सेक्शन 7 बताता है कि सप्लाई क्या होता है, लेकिन ये सप्लाई कब हुआ,
ये सप्लाई मान लेंगे कब हुआ, ये कब कौन बताता है, तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। मैम इस टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत क्यों है? इस टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत इसलिए क्योंकि जैसे ही सप्लाई हुआ उसका मतलब क्या है, टैक्सेबल इवेंट हो चुका है। जैसे ही सप्लाई हुआ उसका मतलब क्या है, टैक्सेबल इवेंट हो चुका है। जैसे ही टैक्सेबल इवेंट हो गया है इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। मैम किस चीज की लाइबिलिटी अराइज हो गई है, लाइबिलिटी टू पे टैक्स क्या हो गई है, अराइज हो चुकी है। लाइबिलिटी टू पे क्या है, टैक्स अराइज हो चुकी है। ये टाइम ऑफ सप्लाई यही चीज बताता है। सप्लाई क्या होता है सेक्शन 7 के ऊपर छोड़ दो, लेकिन सप्लाई कब होगा, मान लिया कि अब हो चुका है सप्लाई, वो टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। और यही टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, बताएगा कि अब तुम्हारी जीएसटी पे करने की क्या आ चुकी है, लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। पे कब करोगे, पे करने का तो ड्यू डेट दे के रखेंगे वो कि इतने दिन में पे करना है, पर लाइबिलिटी कब अराइज हुई वो टाइम ऑफ सप्लाई से डिसाइड होता है। तो क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट समझ में आया टाइम ऑफ सप्लाई का? अब स्टेप बाय स्टेप अगर तुम देखो तो हमने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने तुमको बोला सप्लाई समझ लो भाई, सप्लाई है भी या नहीं। फिर सप्लाई गुड्स का है या सप्लाई सर्विस का है उसको समझो। सप्लाई कंसिडर करने के बाद ये तो चेक करो इसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू पता चलेगा तभी तो तुम जीएसटी लगाओगे, और जीएसटी लगाओगे तो क्या लगाओगे, आईजीएसटी लगाओगे या सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे, उसके लिए तुम क्या चेक करते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे ये सब लिंकेज में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई तो कंसिडर हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, कब के लिए क्या कर रही हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई सीख रही हूँ कि सप्लाई तो है लेकिन कब ये हुआ है सप्लाई, उसको अब हमको कौन बताएगा, टीओएस मतलब टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर बताएगा। तो तुम समझ रहे हो ये अलग आ ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं पेपर में ये एक साथ ही आएंगे, क्योंकि सप्लाई हुआ है तभी तो वैल्यू कैलकुलेशन होगा, वैल्यू होगा तभी तो प्लेस ऑफ सप्लाई देख के आईजीएसटी सीजीएसटी सोचोगे क्या लगाना है, वो होगा तो कहीं ना कहीं टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलेगा टैक्स पे करने की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, मतलब एक्चुअल सप्लाई कब हुआ है। तो समझे ये क्लस्टर ही है और ये क्लस्टर में ही क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं इसके रूल्स पे। तो ये बोलता है कि जब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की जब हम किसकी बात करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई की, उसके लिए आपको एक सेक्शन समझना होगा, वो सेक्शन 31 है। टाइम ऑफ सप्लाई अकेला चैप्टर खत्म नहीं होगा तुम्हारा आज। टाइम ऑफ सप्लाई के साथ इनवॉइस नाम का भी एक चैप्टर है तुम्हारे मॉड्यूल नंबर 2 में, वो भी आज क्या होगा, खत्म होगा। तो क्यों, क्योंकि ये जो सेक्शन 31 है ये टाइम ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं है, ये इनवॉइस का क्या है, तुम्हारा पार्ट है। तो बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई में बोला है कि पहले सेक्शन नंबर 31 पे आओ। सेक्शन नंबर 31 बोलता है कि क्या ड्यू डेट होगी, कब तक तुम्हें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट इनवॉइस इशू कर ही देना चाहिए। कब ऐसा होगा कि तुम्हें अब तो क्या कर देना चाहिए, इनवॉइस इशू कर ही देना चाहिए। मैम इनवॉइस की जरूरत क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ देखो इसीलिए है। ये आ गए हम किस पे, टाइम ऑफ सप्लाई पे। ये क्या है मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, बोलता है देखो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का भी होता है, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का भी होता है। टाइम ऑफ सप्लाई किसका है, गुड्स का भी है, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का भी। बोलता है गुड्स क्या है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, गुड्स क्या है, रिवर्स चार्ज में भी आ सकता है। गुड्स का जब आप सप्लाई करते हो वो भी फॉरवर्ड चार्ज पे भी आ सकता है, गुड्स का सप्लाई रिवर्स चार्ज में भी आ सकता है, ये भी हमको पता है। सर्विस भी फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकती है, सर्विस भी क्या होती है हमारी, रिवर्स चार्ज में भी आ सकती है। क्या यहाँ तक कोई गड़बड़ है? अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये देखो फॉरवर्ड में भी नॉर्मल हो सकता है, फॉरवर्ड में भी कंपोजिशन स्कीम भी हो सकता है। अब कंपोजिशन स्कीम अभी करानी है, पर कंपोजिशन क्या है, तुमको कम रेट पे टैक्स पे करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, अभी के लिए बस इतना समझो। बोलता है फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड नॉर्मल भी हो सकता है, फॉरवर्ड कंपोजिट भी हो सकता है। अब इसके बाद चाहे तुम नॉर्मल पे आओ, देखो तुमको इनवॉइस दिखेगा, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस दिखेगा, यहाँ पे भी लिखा है ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा सप्लाई किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवॉइस कब आपने इशू किया उस पे भी डिपेंड कर रहा है कि कब मेरा सप्लाई हुआ।
मेरा सप्लाई कब हुआ ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, कब मैंने इनवॉइस इशू किया। क्या ये बात पहले समझ में आई? अब मेरे लिए क्या हुआ, मेरे को तो इतना समझ में आ गया, मैं कब इनवॉइस इशू करूंगी वही दिन मान लोगे कि तुम सप्लाई है। मैं कौन हूँ? मैं अगर सप्लायर हूँ, मेरे को अभी टैक्स पे करने की जल्दी नहीं, मेरे को नहीं पे करना, मैं क्या सोचूंगी, एक काम करते इनवॉइस इशू ही नहीं करते। इनवॉइस इशू नहीं किया इसका मतलब क्या नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे अराइज होगी, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन फिर इन्होंने बोला आप भले ही इनवॉइस इशू मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के लिए हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है क्या, ड्यू डेट क्या होगी इनवॉइस इशू करने की। ये इतने टाइम तक तुम इनवॉइस इशू कर लो चल जाएगा, इसके बाद अगर तुम इशू करते हो तो हमको कोई मतलब नहीं, ड्यू डेट ही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया हमने। मतलब तुम चाहो कि इनवॉइस नहीं इशू करके बच जाए, ऐसा नहीं होगा। वो एक ड्यू डेट डिसाइड करी हुई है, और वो ड्यू डेट कैसे पता चलेगी, वो ड्यू डेट ही तुमको सेक्शन नंबर कौन बताएगा, 31। तो इनवॉइस का सेक्शन नंबर 31 बताता है कि क्या है तुम्हारी ड्यू डेट, जब इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए तब तक। अगर नहीं भी इशू हुआ तो भी वो डेट क्या हो जाएगी, उस दिन तक हम मान लेंगे हो गया भैया सप्लाई। क्या ये बात समझ में आई? आते हैं अब किस पे, टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन नंबर 31 पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए ये बता रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 31 क्या बताएगा कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। बोलता है अगर तुम क्या करते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, अगर आप क्या कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर्मल बेसिस पे भी हो सकता है, अप्रूवल बेसिस पे भी हो सकता है, या फिर कंटिन्यूस बेसिस पे भी हो सकता है। जब तुम गुड्स सप्लाई करते हो तो नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है, जैसे मैंने ये पेन सेल कर दिया, ये नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स है। मैंने तुमको ये पेन भेजा, मैं तुमने बोला कि हम चेक करेंगे हमको ये चाहिए या नहीं चाहिए, अप्रूवल दोगे, तो अभी सिर्फ मैंने गुड्स भेजे फॉर अप्रूवल, सैंपल भेजा है मैंने अप्रूवल के लिए, तो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भी जा सकते हैं। और गुड्स का क्या हो सकता है, कंटिन्यूस सप्लाई भी हो सकता है, गुड्स का क्या हो सकता है, कंटिन्यूस सप्लाई भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बोलता है अगर नॉर्मल सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, और गुड्स का सप्लाई कैसा कर रहे हो, नॉर्मल कंटिन्यूस बेसिस सप्लाई हो रहा है, गुड्स का क्या हो रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पे सप्लाई होता जा रहा है। मतलब मैंने एक साथ ऑर्डर कर दिया, सपोज करो 50,000 यूनिट, हर हफ्ते क्या होता जाता है, सप्लाई होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो दैट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो बोलते हैं इस कंटिन्यूस सप्लाई के लिए कम से कम सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट तो होगा तुम्हारे पास, वो नहीं है तो क्या होगा, सक्सेसिव पेमेंट होगी, या तो पे कर रहे होगे या स्टेटमेंट आता जा रहा होगा तुम्हारे पास कि देखो हमने इतने गुड्स भेज दिए, हमने इतने गुड्स भेज दिए, या तो तुम पेमेंट करते जा रहे हो सक्सेसिव, या तो तुम क्या कर रहे हो, सक्सेसिव स्टेटमेंट क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, कुछ तो होगा। तो बोलते हैं जिस दिन तुमने सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट इशू किया, या फिर जिस दिन तुम सक्सेसिव पेमेंट करते हो वो दिन या उस दिन के पहले तक क्या हो जाना चाहिए, तुम्हारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस क्या हो जाना चाहिए, इशू हो जाना चाहिए। उससे लेट मत करो, जब पैसा ही आ गया हाथ में तब तो कम से कम इनवॉइस इशू कर दो, या फिर जब तुम्हारे पास स्टेटमेंट आ रहा है कम से कम स्टेटमेंट के साथ तो इनवॉइस इशू कर दो। तो बोलते हैं अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट की डेट या उससे पहले इनवॉइस इशू होना चाहिए, और पेमेंट होता है तो पेमेंट या उससे पहले क्या होना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ये केस कब है, जब गुड्स का कंटिन्यूस सप्लाई है। ये केस कब है, जब गुड्स का क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई। अब अगर मैम गुड्स का कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होगा तो मतलब ये लो पेन खरीद लिया, खत्म, अब अपना क्या है, सेलर बायर का रिश्ता खत्म, तुम आए मेरे यहाँ पेन खरीद के चले गए, खत्म। अब अदर देन कंटिन्यूस में भी दो चीजें हो सकती है, गुड्स का मूवमेंट भी हो सकता है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स भी हो सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई याद आता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट है तो गुड्स रिमूव किए जा रहे होंगे ना उस प्लेस से, तो रिमूवल के पहले, ऑन और बिफोर रिमूवल, कब से कब क्या करो, जिस दिन तुम रिमूव कर रहे हो उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू कर दो। अब रिमूव हो गए गुड्स, उसके बाद क्या इनवॉइस इशू करोगे, उस दिन तक तो कर दो जिस दिन तुम रिमूव कर ही रहे थे गुड्स। तो बोलते हैं ये ड्यू डेट हो जाएगी इनवॉइस इशू करने की। लेकिन मैम मूवमेंट ही नहीं है, गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं है,
तो बोलते हैं तुम डिलीवर तो करोगे ना गुड्स, तुम मॉल में भी जाते हो तो भले ही गुड्स का मूवमेंट नहीं पर सामान तो तुमको डिलीवर होता है। तो बोलते हैं जिस दिन तुमको सामान डिलीवर किया गया वो दिन या उससे पहले क्या करो, इनवॉइस इशू कर दो, या फिर जब डिलीवर करवा मेकिंग द गुड्स अवेलेबल, जिस दिन गुड्स अवेलेबल करवाया जाएगा। अवेलेबल करवाने से मतलब क्या है, सपोज करो तुम कार खरीदने गए शोरूम में, ठीक है, हम क्या करने गए, कार खरीदने गए कहाँ पे, शोरूम में, हमको मर्सिडीज की कार चाहिए भैया, ठीक है बढ़िया बात, बोले हमको ये कलर नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, ब्लैक कलर ही चाहिए, उसमें हमको ये स्पेसिफिकली ये कुछ कस्टमाइज भी करवाना है। तो बोलते हैं कि अभी हमारे पास शोरूम पे वो चीज नहीं है, आप 10 दिन बाद आना, आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो मेकिंग द गुड्स अवेलेबल, जब तुम अवेलेबल करवा रहे हो उस दिन या उस दिन से पहले क्या होना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। फिर से कार खरीदने गए, कौन सी खरीद रहे कार, फिर से मर्सिडीज ही खरीद रहे, वहीं की वहीं जो पड़ी है वही पसंद आ गई, उसने कहा कि यही वाली दे दो, तो अभी तो डिलीवर कर रहे हो ना गुड्स, तो जिस वक्त गुड्स डिलीवर किए या मेकिंग द गुड्स डिलीवरेबल, उससे पहले या उस दिन तक तुम्हें इनवॉइस इशू करना होगा। तो ये क्या चल रहा है, ड्यू डेट की कब तक इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए तुम्हारा। तो कब तक इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए, सबसे पहले या तो नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस या तो अकाउंट स्टेटमेंट होगा तुम्हारे पास या पेमेंट होगा, उससे पहले या उस दिन तक तो करो कम से कम, चलो वो छोड़ दिया। फिर अब ये कंटिन्यूस नहीं है और उसमें भी दो चीजें, या तो मूवमेंट होगा या तो मूवमेंट नहीं होगा। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, गुड्स यहाँ से वहां जा रहे, तो जैसे ही रिमूव कर रहे हो उस दिन या उससे पहले कर लो तुम इनवॉइस इशू। फिर उसके बाद क्या आता है, अगर मैम मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो डिलीवर किया होगा या मेकिंग द गुड्स डिलीवर होगा, तो जो भी हुआ है उससे पहले या उस दिन तक क्या करो, इनवॉइस इशू करो। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई में तो सिर्फ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिखा है, पर वो तुम्हें ड्यू डेट समझ में आनी चाहिए। अलग अलग केस में ये ड्यू डेट के ऊपर ही एक सेक्शन है जो ड्यू डेट चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन योर केस। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? फिर इसके बाद आता है हमारा अप्रूवल बेसिस पे, हमने गुड्स भेजे कि भैया सामने वाले को अप्रूवल बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स भेज रहे हैं कि वो अप्रूव करेगा और अप्रूव करके हमको वो गुड्स क्या कर देगा, दे देगा, हाँ या ना करेगा। तो मैंने सपोज करो ये कौन है, मेरा सेलर, ये रहा मेरा सेलर, ये रहे हम, ठीक है, हमने इसको क्या भेजे, गुड्स भेजे, ये गुड्स हमने इसको भेजे कि भाई ये देख लेना, चेक कर लेना, पसंद आए नहीं आए देख लेना। अभी देखो सुनो मेरी बात, जब यहाँ से गुड्स निकले तुम इसे सप्लाई नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्या कंसिडरेशन आया, क्या परमानेंट ट्रांसफर हुआ, ना ये परमानेंट ट्रांसफर है ना ही कंसिडरेशन आया, मतलब शेड्यूल 1 के कारण भी सप्लाई नहीं बनाई है, ठीक है, शेड्यूल 1 लगता है, अगर कंसिडरेशन नहीं होता तो शेड्यूल 1 लगता है, शेड्यूल 1 तो परमानेंट ट्रांसफर बोलता है, ये तो परमानेंट ट्रांसफर भी नहीं है, तो बोलता है अभी ये सप्लाई नहीं है। तो ऐसे तुम तो क्या करोगे, बोलोगे अरे अप्रूवल बेसिस पे जा रहे हैं, अप्रूवल बेसिस, ऐसे तो तुम भेजते ही रहोगे अप्रूवल बेसिस और अलग से कैश ले लोगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो बोलते ऐसा मत करो, यहाँ पे बोलते जब भी गुड्स अप्रूवल बेसिस पे जाएंगे हम 6 महीने वेट करेंगे, 6 मंथ का वेट होगा। तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन से तुम्हारे यहाँ से रिमूव हुए कम से कम 6 महीने हम वेट करेंगे। तो अगर 6 महीने में उसका हाँ या ना नहीं आया, तो जैसे ही रिमूवल के बाद 6 महीने हुआ उस दिन तुम्हारा इनवॉइस बन जाना चाहिए। या फिर ये भी तो हो सकता है मैम 2 महीने बाद ही वो हाँ कर दे, जब हाँ कर दी तो वैसे ही क्या हो गया, सप्लाई हो गया। तो यहाँ बोलते हैं जिस दिन उसने हाँ करी मतलब वो ही टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर हाँ नहीं कर रहा तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी क्या होगा अर्लियर, या तो वो हाँ कर देगा तो वैसे ही सप्लाई हो गए, तो वो डेट ही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई, और हाँ नहीं कर रहा तो 6 मंथ तक वेट करेंगे, और 6 मंथ के बाद क्या है तुम्हारा मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो चुका है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनवॉइस इशू करो। भाई जो इंसान 6 महीने में भी हाँ ना नहीं कर रहा तो क्या गुड्स उसके ही रख के रखोगे, हम यही बोलेंगे ना 6 महीने तक वापस नहीं आए, अब गुड्स क्या हो गया, इसका मतलब तुम रखना चाहते थे। तो ये क्या हो गया, अप्रूवल बेसिस। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं सर्विस। मैम सर्विस का भी कंटिन्यूस सप्लाई होता है, हाँ। क्या सर्विस का भी अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई होता है? हाँ, सर्विस भी कंटिन्यूटी में सप्लाई होती है। जैसे अपन
मैं क्या कर रही हूँ, कंटिन्यूस सप्लाई तो कर रही हूँ तुमको सर्विस का। मेरा क्या है, कंटिन्यूस है, अभी 30 दिन तक 40 दिन तक अपना क्या चलेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं जब भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, हो सकता है ड्यू डेट हो, कम से कम ड्यू डेट दी होगी कि इसी दिन पेमेंट करना, इस दिन पेमेंट करना। जैसे बिल, पोस्टपेड बिल आते हैं तो वो उनकी सर्विस कंटिन्यूस चलती है, लेकिन ड्यू डेट पता है ना, इस दिन तुमको बिल का पेमेंट करना है, तो बोलते कम से कम उस दिन इनवॉइस इशू कर दो या उससे पहले इशू कर दो। या फिर मैंने कहा जैसे ही मेरा 25% क्या होगा, कोर्स खत्म होगा, एक इंस्टॉलमेंट तब देना। जैसे ही 50% कोर्स खत्म होगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट तब चाहिए। जैसे ही 75% खत्म होगा, वैसे ही तीसरी इंस्टॉलमेंट। मतलब मैंने इवेंट बेस कर दिया, जिस दिन वो इवेंट हुआ है उस दिन या उससे पहले क्या करो, इनवॉइस इशू करो। मैम ना हमको ड्यू डेट पता है पेमेंट की, ना हमको इवेंट बेस पता है, तो बोलता है ड्यू डेट अगर तुम्हें नहीं पता, कम से कम पेमेंट जब रिसीव कर रहे हो तब तो इनवॉइस इशू कर दो। जब तुम क्या कर रहे हो, पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तब तो क्या कर दो, इनवॉइस इशू कर दो। तो या तो ड्यू डेट पता है तो उस दिन तक इनवॉइस इशू करो, वो नहीं पता तो इवेंट की डेट तक कर दो। और दोनों ही नहीं पता तो जिस दिन तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी आ रही है उस दिन तो इसको इनवॉइस दे दो, उसके बाद काय का वेट कर रहे हो, जब इनवॉइस आ गया है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई इनमें से कुछ भी हो सकता है। तुम्हें इवेंट दिया है तो इवेंट डेट या उससे पहले, ड्यू डेट दिए तो या वो डेट या उससे पहले, और दोनों ही नहीं दिए तो पेमेंट जिस दिन रिसीव हो रहा है वो दिन या उससे पहले क्या करो, इनवॉइस इशू कर दो। अब मैम अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं हो रही सर्विस, तो जिस दिन तुम्हारी सर्विस कंप्लीट हुई, या तो सर्विस कंप्लीट होने से पहले इनवॉइस इशू कर सकते हैं, किसने रोका है, कर लो। लेकिन सर्विस कंप्लीट होने के बाद 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना है जनरली। और 45 डेज भी है अगर आपका बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी में आप हो, तो बैंकिंग इंश्योरेंस वालों को 45 डेज देते हैं इनवॉइस इशू करने के लिए। इन जनरल 30 डेज, पर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वालों को कितना दिया है, 45 डेज दिए हैं कि 45 डेज में क्या कर लो, इनवॉइस इशू कर लो। अब ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये टाइम ऑफ सप्लाई है जो यहाँ पे लिखा है। यहीं तक तुम्हारा इनवॉइस 31 सेक्शन खत्म हो गया। सेक्शन 31 तुम्हारा सर्विस के लिए यहीं खत्म हो गया, पर यहीं पे लिख दिया अगर 30 या 45 डेज में इनवॉइस इशू हो गया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। पर मैम अगर 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो इनवॉइस आ ही नहीं रहा पिक्चर में, तो पेमेंट या कंप्लीशन डेट विच एवर इज अर्लियर, ये तुम्हारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस आया तो तुम किसको भूल जाओ, कंप्लीशन डेट को भूल जाओ, इनवॉइस और पेमेंट की सोचो। और अगर इनवॉइस नहीं इशू किया तो क्या करो, पेमेंट और कंप्लीशन में ही क्या करना होगा, विच एवर इज अर्लियर करके चलना होगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, ये है तुम्हारा सेक्शन नंबर 31। इसलिए बोल रही हूँ अभी ये याद हो जाएगा, सब समझ भी आ जाएगा, भूलोगे भी, ये मैं पक्का लिख के दे रही हूँ। इसलिए इसको क्या करना, प्रिंट निकालना, प्रिंट निकाल के ऊपर चिपका के रखना। जब जब निकलते करते, एक दिन गुड्स रिवाइज कर लिया, एक दिन सर्विस का रिवाइज कर लिया, ऐसे करोगे तो ये चैप्टर है कि एग्जाम में पढ़े ही क्यों इसको, इसमें 15-20 मिनट भी क्यों लगाए, हम आधे घंटे भी क्यों लगाए एग्जाम में ऐसे चैप्टर के लिए जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है मैम, ये कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस में अगर इन इवेंट या तो ड्यू डेट दोनों ही बताया तो फिर नहीं नहीं, दोनों कैसे बताएंगे, वो अपने को क्वेश्चन में दोनों चीजें थोड़ा ना देंगे, फिर तो एग्रीमेंट देना पड़ेगा कि एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ है, कि तुम ड्यू डेट को दोगे कि इवेंट के हिसाब से दोगे, फिर एग्रीमेंट का कुछ बताएंगे। क्वेश्चन में इन तीनों में कुछ तो एक ही बोले थे हाँ कोई एक देगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा ना उसको, बिना उसके लेकिन कैसे हम। वो एक ही देता ना, तीन तो नहीं, तीन या दो दो नहीं दो भी नहीं नहीं, देता ना। वही तो बोल रही हूँ, अगर उन्होंने दो दिए तो फिर वो बताएंगे एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ है, तो फिर जो डिसाइड हुआ है फिर मैं बोलूंगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो अब फाइनली स्टार्ट होता है हमारा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। रटंत विद्या है भैया, कंप्लीट रटंत विद्या है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, मैं क्लियर बोल रही हूँ, बस इसको रटते जाना। जहां लॉजिक था इनवॉइस का बताया कि इतने टाइम तक तो भैया तुम इनवॉइस इशू कर दो। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं जाती हूँ ये सादे सिंपल पे, वाउचर। बोलता है वाउचर इशू करते हो, मैंने कहा इशू करते हैं।
अगर तुम्हें पता है कि ये वाउचर किस काम के लिए यूज होगा, मैंने 1000 रुपए का वाउचर दिया कि जाके क्या करना, तुम सपोज कर लो कौन से भी प्रोडक्ट ले, मैबलिन के प्रोडक्ट लेके आ सकते हो 1000 रुपए के, मुझे पता है कि तुम चाह के भी कुछ और नहीं कर सकते, मैबलिन के ही प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। तो जब मैंने इशू किया, मुझे पता है कि ये किस काम के लिए यूज होंगे, मुझे पता है, तो जैसे ही मैंने इशू किया उसी दिन मेरा क्या हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई। पर मैंने सिर्फ 1000 का कूपन दिया है, तुम कहीं भी यूज करो उसको, अब तुम क्या करोगे मुझे क्या पता। 1000 रुपए मैंने दिए, तुम कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हो सकता है तुम रेस्टोरेंट चले जाओ, हो सकता है तुम किसी पार्लर चले जाओ, अब मुझे क्या पता, हो सकता है कपड़े खरीद लो। तो अगर तुम्हें भी नहीं पता कि ये किस काम के लिए यूज होगा, तो जब ये रिडीम होगा उसी दिन तुम्हारा क्या रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। पता है कि क्या काम आने वाला है, तो जैसे इशू किया समझो कि वो काम कर लिया उन्होंने, टाइम ऑफ सप्लाई वही है। नहीं पता है तो फिर क्या करो, जब वो एक्चुअल रिडीम होगा तभी तो पता चलेगा किस काम के लिए कहाँ यूज किया है, तब क्या होगा उसका फिर टाइम ऑफ सप्लाई। क्या इसमें कोई डाउट वाउचर में? फिर मैम अगर हमें लेट फीस मिली, पेनल्टी रिसीव हुई, इंटरेस्ट, अरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिखा है क्या ये? वैल्यू ऑफ सप्लाई में था ना, लेट फीस मिलती है, पेनल्टी मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस वक्त तुमको रिसीव हो रहा है ना ये, उसी वक्त मान ला कि तुम्हारे हाथ में आ चुका है, वो ही क्या है तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसका डेट ऑफ रिसिप्ट क्या होगी, तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। क्या इन दोनों में कोई दिक्कत? इसके बाद अब आते हैं नॉर्मल जिंदगी पे जो थोड़ी सी अच्छी है। बोलता है गुड्स को सप्लाई कर दो। गुड्स सप्लाई करते वक्त क्या करोगे, अगर गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में नॉर्मल सप्लाई हुए, कंपोजिशन वाले नहीं है। नॉर्मली हमने क्या किया है, गुड्स को सप्लाई किया, अभी कंपोजिशन स्कीम पे नहीं गए, तो बोलता है नॉर्मल सप्लाई किया है ना, इनवॉइस जब इशू हुआ वो देखो, या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्ली। मैम एक्चुअल में इनवॉइस मैंने 15 जुलाई को इशू कर दिया था, पर ड्यू डेट सपोज करो निकल के आती है क्या, ड्यू डेट 14 जुलाई निकल के आती है, तो 14 जुलाई ही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। मैम गुड्स इन फॉरवर्ड नॉर्मल रेट क्या है, गुड्स का याद करो, जब नॉर्मली तुम उसको क्या करते हो, तो सप्लाई करते हो। अब गुड्स जब नॉर्मली सप्लाई कर रहे हो मैम, नो मूवमेंट पे है, तो नो मूवमेंट मुझे याद आ रहा है, नो मूवमेंट जब डिलीवर कराया या फिर अवेलेबल फॉर डिलीवर करवाया, तो उसकी डेट्स दी होंगी तुमको। तो जो भी डिलीवर कर रहा है, सपोज डिलीवरी की डेट 14/7 दी है, तो तुम्हारे लिए इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था, 14/7। और यहाँ विच एवर इज लेस क्या है, विच एवर इज अर्लियर तुम्हारा 14/7 आ रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो पूरा खेल किसका है पता है, ड्यू डेट। किस टाइप का तुमको ट्रांजैक्शन दिया है उसके हिसाब से देखो कि इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था, जो यहाँ पर अभी करके है ना, इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था, वो फिर तुम यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करोगे। फिर मैम कंपोजिशन में क्या है, कंपोजिशन में भी कुछ नहीं, सेम इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस सेम, बस इसमें एक चीज और आ जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट भी जोड़ देना, तो विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। तो रट लेते हैं एक बार, नॉर्मल अगर हमारा फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स जा रहे तो इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। कंपोजिशन में कट कॉपी पेस्ट, इनवॉइस ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस वही लिखना है, लेकिन एक चीज और आ जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा, इनमें से विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो आएगा। अभी इतना हुआ यार। फिर इसके बाद और इसमें क्या बोलते हैं, अगर मैम हमने क्या किया, रिवर्स चार्ज करा, गुड्स सप्लाई किए लेकिन रिवर्स चार्ज बेसिस वाले, गुड्स में भी रिवर्स चार्ज लगता है, हमने तो सर्विस का ही करके रखा है, गुड्स पे भी क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। तो बोलता है फिर से क्या करो, फिर से देखो, बोलता है अगर तुमने रिवर्स चार्ज पे करना है तो यहाँ पे जरूरी होता है कि गुड्स तुम्हें रिसीव कब हुए, तभी तो तुम टैक्स पे करोगे। रिवर्स मतलब रिसिपिएंट को पे करना है टैक्स, तो भाई उसको गुड्स रिसीव होंगे तभी तो वो टैक्स पे करेगा, तो उसकी डेट ऑफ रिसिप्ट चेक करो। या फिर से तुमने इनवॉइस कब इशू किया, या फिर क्या बोलता है पेमेंट की डेट। तो यहाँ पे सुनो, सबसे पहले बोलता है रिसिप्ट कब हुआ ये देखो, वो सामने वाला पेमेंट कब कर रहा है तुमको वो चेक कर लो एक बार। और अगर ये दो भी नहीं है तो जिस दिन तुमने इनवॉइस इशू किया उस दिन से 31st डे जो हो जाएगा ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई।
डायरेक्ट इनवॉइस की डेट यहाँ नहीं लेते रिवर्स में बोलता है इनवॉइस इशू करने के 30 दिन वेट करो ना। इनवॉइस तुमने इशू किया, सामने वाले को टैक्स पे करना है तो 30 दिन तक वेट करो। तो जैसे ही 31st डे खत्म होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। रिवर्स में या तो डेट ऑफ रिसिप्ट या डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से 31st डे, जैसे ही 31st डे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनमें से विच एवर इज अर्लियर चेक कर लो, वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। यहाँ गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, खत्म। फिर मैम सर्विस में क्या है, सर्विस में इनवॉइस कब इशू हुआ वो देखो, क्या टाइम पे इनवॉइस इशू हो गया 30 दिन के अंदर? हाँ मैम हो गया। तो अभी किया था ना, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैम टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी तो तुमने किया ये, याद आया? कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यस। टाइम तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीशन या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और मैम इनवॉइस इशू हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैम इसमें सर्विस में रिवर्स चार्ज है, देखो सर्विस में रिवर्स चार्ज है ना, सब कुछ सेम है। इसको और इसको पूरा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बताओ, तुम्हें सर्विस रिसीव होती हुई दिखेगी क्या आंखों से? गुड्स तो रिसीव होते हैं पर सर्विस तो सिर्फ फील होती है ना कि रिसीव हो रही है, एक्चुअल में रिसीव होगा कि गुड्स के जैसे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये डेट ऑफ रिसिप्ट यहाँ पे नहीं आता, यहाँ डायरेक्ट क्या है, पेमेंट। यहाँ पे भी क्या है, जैसे इनवॉइस इशू किया वहां 31 डे, तो यहाँ पे 61th डे पे क्या हो जाता है तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो याद कर लेते एक बार। सबसे पहले नॉर्मली गुड्स का इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। कंपोजिशन कट कॉपी पेस्ट, इनवॉइस ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, बट एक चीज और आ जाएगी, पेमेंट की डेट। रिवर्स में क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस का 31st डे आ जाएगा, या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब जब हम सर्विस के रिवर्स में जाएंगे वो डेट ऑफ रिसिप्ट हट जाएगा, 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आ जाएगा, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैम अगर फॉरवर्ड में हुआ तो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ क्या, अगर इशू हुआ टाइम पे तो इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये क्या है पूरा तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। अब बचा क्या है मैम, ये पेमेंट का मतलब क्या हुआ? तो बोलता है देखो, जब तुम बात करते हो ना नॉर्मल पेमेंट की फॉरवर्ड चार्ज में, तो देखो एक्चुअल में तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेट ऑफ पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा है तुमने, या फिर जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जैसे ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो देखो, या फिर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिख रहे हो, जो भी अर्लियर हो। तुमने पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट लिख ली तो वही डेट क्या हो जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट। नहीं, तुमको जब मिलेगा उसके बाद तुम लिखते हो तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब हुआ वो डेट ले लो, तो विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगी तुम्हारी डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना या फिर अकाउंट में रिसीव करना, विच एवर इज अर्लियर। तो मैम यहाँ पे भी तो पेमेंट का ही मतलब है, लेकिन यहाँ पे जब रिवर्स चार्ज में आओगे ना पेमेंट का मतलब बदल जाता है। रिवर्स चार्ज में बोलता है रिसिपिएंट, रिसीव करने वाला अपनी बुक्स में कब लिखता है, रिसिपिएंट अपने बुक्स में रिसीव करने वाला कब लिखता है, या फिर उसका बैंक अकाउंट कब डेबिट हुआ। उसका बैंक अकाउंट डेबिट होना मतलब उसका पैसा कटना, उसका बैंक अकाउंट डेबिट कब हुआ तो तभी तो वो पेमेंट कर रहा है, विच एवर इज अर्लियर। तो रिसिपिएंट के लिए रिसिपिएंट के एंगल से देखो कि उसने बुक्स में कब लिखा, उसके अकाउंट से कब कटा, और बाकी के केस में रिसीव करते वक्त देखो तुम्हारे बैंक में कब आया या तुमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखा है। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? अब हाँ इसके बाद अगर कुछ भी बचता है, रेसिडुअल केस है। रेसिडुअल केस मतलब तुम्हारे पास क्या गुड्स का, सर्विस का, रिवर्स चार्ज छोड़ दो, बाकी अगर कुछ भी होता है, सपोज करो तुम्हारे पास ना तो इन्होंने क्या दे के रखा, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, ना दे के रखा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिसीव कब हुए गुड्स ये भी नहीं दिया, मतलब तुमको यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन ढंग से दे के ही नहीं रखी है, तब कौन सा केस लगाते हो, रेसिडुअल केस। तो बोलते कम से कम रिटर्न तो भरते होगे, तो जिस दिन रिटर्न भरा वही मान लो ना टाइम ऑफ सप्लाई, यही है। अगर सपोज करो क्वेश्चन में तुमको कुछ नहीं दिया, ना रिसिप्ट की डेट दी कि कब गुड्स रिसीव हो रहे हैं, ना इनवॉइस दिया,
ना ही तुम पता कर पा रहे हो कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 क्या होना चाहिए। तो ले दे के बचता क्या है, रेसिडुअल केस बचता है। फिर ये देखो कि भाई उसने रिटर्न कब फाइल किया, वही मान लो कि वही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, अब तुम्हारी लाइबिलिटी आ गई, टैक्स पे कर दो। मैम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिटर्न नहीं भरते होंगे, जो रिटर्न नहीं भर रहा, तो जिस दिन तुम पेमेंट करोगे वही क्या मान ली जाएगी, डेट ऑफ इनवॉइस। जैसे हम रिटर्न नहीं भरते जीएसटी का, पर हम पेमेंट करते हैं शॉपकीपर को जाके, तो जिस दिन पेमेंट हुआ उसी दिन क्या मान लेंगे, यही टाइम ऑफ सप्लाई था। अनरजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न नहीं भरता, तो यहाँ बोलते जिस दिन तुमने पेमेंट किया वही क्या हो जाएगा, डेट ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब लास्ट पे बिल्कुल आते हैं, और इसको सिर्फ लॉजिक से समझना तो कभी जीवन में रटना नहीं पड़ेगा। लास्ट क्या बोलता है मैम, कई बार क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है। अक्षय यही है, सूर्या जी यही है। हाँ मैडम थोड़ा जी लाइट मैडम। चले गए यहाँ पे। नहीं नहीं, अब देखो इसको सिर्फ लॉजिक से याद करना है। अब ये लॉजिक क्या है, हम तराजू में जब कुछ तोलते हैं तो जो साइड भारी होती है वो क्या हो जाती है, नीचे झुक जाती है। तो यहाँ पे भी अपने को बैठ के क्या करना है, तराजू ही तोलना है और कुछ नहीं करना है। बोलता है देखो तुम्हारा क्या हुआ, सर्विस देते देते रेट ऑफ टैक्स ही चेंज हो गया, तो मैम अब क्या माने, कौन से रेट पे हम बिल बनाएंगे। सपोज करो पहले एग्जाम थी चीज, अब टैक्सेबल हो गई, तो हम एग्जाम के हिसाब से इसका बिल बनाएं या फिर टैक्सेबल करके उसका बिल बनाएं। कैसे समझ में आएगा कि मुझे रेट ऑफ टैक्स क्या लगाना है, तो बोलते समझो। इसके लिए तुम क्या करो, सबसे पहले सप्लाई चेक करो कब हुआ, इनवॉइस कब इशू हुआ, पेमेंट कब हुआ, ये चेक करो। तुम क्या करो, ये देखो सप्लाई कब हुआ मतलब कंप्लीशन ऑफ द सर्विस कब हुई है, ये देखो इनवॉइस कब इशू हुआ है और पेमेंट कब हुआ है। अब देखो मैंने बोला मैम इनवॉइस भी पहले इशू हुआ है रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले ही इनवॉइस इशू हुआ है, मेरी सर्विस भी पहले ही कंप्लीट हो गई, सर्विस भी पहले ही कंप्लीट हो गई, इनवॉइस भी पहले ही इशू हो गया। भारी क्या जा रहा है मेरे लिए, सप्लाई भी पहले हो गया, इनवॉइस भी पहले हो गया। तो मुझे किसको भूलना पड़ेगा, पेमेंट की डेट का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो आफ्टर जा रही है। तो बोलते हैं जब जब कंपटीशन कंप्लीशन और इनवॉइस में होगा, तुम कंप्लीशन को इग्नोर करना, जो डेट ऑफ इनवॉइस है उस दिन जो रेट चल रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई का वही हो जाएगा। तो बोलते देखो मैम ये भी पहले था ये भी पहले था, वजन इधर ज्यादा आ गया, इन दोनों में जब भी कंपटीशन होगा कंप्लीशन फेल हो जाएगा, ये बचा तुम्हारा यही टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस दिन जो रेट होगा ना, इस दिन का रेट पे ही तुम्हारा क्या होगा, इनवॉइस बनेगा। दूसरा मैम सप्लाई तो पहले हो गया लेकिन इनवॉइस भी बाद में आया, पेमेंट भी बाद में आया। अब इसमें देखना विच एवर इज अर्लियर क्या है, इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर वो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई है। फिर मैम सप्लाई भी बाद में हुआ, इनवॉइस भी बाद में हुआ, पेमेंट पहले हो गया, भारी क्या है, ये कौन हारेगा, कंप्लीशन। जब भी सप्लाई कंप्लीशन या इनवॉइस की झगड़ा होगा या कंप्लीशन या पेमेंट का झगड़ा होगा, कंप्लीशन हमेशा फेल होगा। तो अब बचा क्या, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हारा जो इनवॉइस की डेट है उसी पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेट रहेगा वो आएगा। मैम इनवॉइस भी पहले ठीक है लेकिन सप्लाई बाद में, पेमेंट बाद में। अब लड़ाई किसकी, सप्लाई ऑफ पेमेंट की, कौन हारेगा, सप्लाई हट जाएगा, बची तुम्हारी पेमेंट, पेमेंट की डेट का जो रेट होगा वही तुम्हारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई भी वही होगा, पेमेंट की डेट भी वही रहेगी। इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, तराजू तोलना है, कंप्लीशन पेमेंट इनवॉइस। मैम कंप्लीशन पहले हुआ, पेमेंट भी पहले हुआ, इन दोनों के बीच में पेमेंट ही जीतेगा क्योंकि कंप्लीशन को इग्नोर करते हैं। मैम इनवॉइस पहले हुआ, कंप्लीशन भी पहले हुआ, हटा दो कंप्लीशन, इनवॉइस की डेट। मैम इनवॉइस पहले हुआ, पेमेंट पहले हुआ, तो पेमेंट भी पहले हुआ, इनवॉइस भी पहले हुआ, इनमें से फिर विच एवर इज अर्लियर तुमको चूज करना है। मैम इनवॉइस बाद में, पेमेंट बाद में, दोनों बाद में, विच एवर इज अर्लियर चूज कर लो। तो आर यू गेटिंग, जब जब कंप्लीशन के साथ कंपटीशन होगा इग्नोर कंप्लीशन, बचा हुआ ही तुम्हारा क्या रहेगा, वही दिन का रेट जो रहेगा तुम्हारा रेट रहेगा। और जब भी इनवॉइस पेमेंट में कंपटीशन होगा विच एवर इज अर्लियर पे आ जाना, वही तुम्हारा रेट आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, बोलते हैं
तुमको पेमेंट कब रिसीव हो रही है, वो बोलता है यहाँ पे पेमेंट एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर और डेट पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर. इफ चेंज इन टैक्स रेट क्रेडिट शुड बी इन 4 वर्किंग डेज. सुनो, अब बोल रहा है रेट ऑफ टैक्स तो पहले तुम्हारा चेंज हो गया, पेमेंट बाद में आ रही है. रेट ऑफ टैक्स क्या है, पेमेंट के पहले ही चेंज हो गया, पेमेंट क्या है बाद में आ रहा है. तो बोलता है ऐसा नहीं कि पेमेंट तुम 1 साल बाद लेते रहोगे. पेमेंट रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद 4 दिन के अंदर तुम्हारे अकाउंट में मिलनी चाहिए हमको. अगर 4 दिन के अंदर तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है तो फिर जो चेंज हुआ है ना रेट, उसके हिसाब से ही तुमको पेमेंट लेना पड़ेगी. क्योंकि तुम खेल सकते हो ना, तुम इनवॉइस पहले का दिखा सकते हो. समझ रहे हो, तुम क्या करोगे, इनवॉइस पहले का दिखाओगे, कंप्लीशन तो चलो पहले हो ही गया, इनवॉइस जानबूझ के पहले का दिखाओगे. बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा. अगर तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू हुआ है तो पेमेंट 4 दिन के अंदर आ जानी चाहिए. अगर 4 दिन के अंदर तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, क्रेडिट होनी चाहिए. अगर क्रेडिट नहीं हुई और 4 दिन के बाद क्रेडिट हुई तो फिर जो ओरिजिनल रेट चल रहा है उसी से हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए. आया समझ में. तो फाइनली दिस कंप्लीट योर चैप्टर दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई. यहाँ तुम्हारा चैप्टर क्या खत्म हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हुआ. सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ. एक बार चार्ट तुमको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, उसको गो थ्रू करो. फिर एक आध छोटा चैप्टर अपन और उठा लेते हैं. ठीक है, तो आज 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे. 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक बार गो थ्रू कर लो. मैम चार्ट शेयर कर दिए. करा है ना, व्हाट्सएप पे ही है. मैम इसमें अमेंडमेंट्स कुछ भी नहीं है मैम ये चैप्टर में. नहीं, सिर्फ एक जगह है जो मैंने बताया ना, अभी अपन ने टीडीआर पेंडिंग रखा है, उसी का है बस. मैडम चार्ट नहीं है ग्रुप में. बाबा ग्रुप में ही दिया है. है ग्रुप में है मैडम. एक बार वो करो ना, उस पे पिन कर दो. मिला गोपा जी? जी. जब तक ये शार्ट खुद नहीं लिखते हैं ये समझ में परफेक्ट नहीं आता मैडम ये. क्या? Until and unless we write in our own words, we won't get perfection in this topic. एवरी टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट, जब तक खुद से लिख के नहीं देखोगे किसी में समझ, तुम्हें कोई भी पता, टीचर सिर्फ समझा सकता है, लिख के ही समझ में आएगा गहराई क्या है.
मैम एक डाउट था एग्जामिशन में। हाँ बोलो। मैम सर्विस नंबर 51 है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय डिफरेंट मोड्स, उसमें पीएसएफ एंड यूडीएफ है, ये करना है मैम? पीएसएफ एंड यूडीए सर्कुलर है इसमें, पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फीस। एक बार रीड करके रखो, ये सब ओके क्या होते हैं, सो ऐसे डिटेल और बता देते, तो एक बार रीड जरूर करो। ओके मैम। तो ये जहाँ पे 30 डेज लिखा है वहाँ पे 1 मंथ नहीं लिख सकते ना? नहीं बिल्कुल नहीं, 1 मंथ तो 31 डे का भी होता है, 30 का भी होता है, 28 का भी होता है, 29 भी हो सकता है, पर 30 होता है ना। एक जगह 6 मंथ लिखा हुआ है ना? वो 6 मंथ ही है, वहां पे कहाँ है, रिमूवल पे। रिमूवल किसके लिए, अप्रूवल पे देना है, वहां 6 महीने, लेकिन जब 31 दिया है वहां 31 ही होता है। तुम समझ रहे हो? एक महीने का मतलब 29 डेज भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, बट 31 का मतलब तो 31 ही होता है, समझे ऐसे। मैम प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन बांगर में से ही करना है ना? सारे क्वेश्चन सिर्फ बांगर से करना है। ओके। हो गया? डन। चलो आ जाओ मेहता, सूर्या जी। हाँ मैम, हाँ। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं जो मॉड्यूल नंबर 3 से है, तुम्हारा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। हाँ बोलो। मैं वो तराजू वाला एक बार बता दीजिए। तराजू वाला कहाँ पे वजन जा रहा है वो देखो। दो चीजें अगर बिफोर में आ रही है तो क्या करना है, बिफोर में अगर कंप्लीशन और पेमेंट आ रहा है, इग्नोर कंप्लीशन। हमेशा जब भी कंप्लीशन तुमको दिखेगा ना कंपटीशन में, इग्नोर करके दूसरे वाले को ही लेना। पर जहाँ इनवॉइस और पेमेंट आएगा तो विच एवर इज अर्लियर लेना। ठीक है, और बिफोर बिफोर मतलब वजन का है, दोनों बिफोर बिफोर है तो उनमें कंपैरिजन करो, दो चीजें आफ्टर आफ्टर है तो उनमें कंपैरिजन करो। ठीक है, और कंपैरिजन में कंप्लीशन आ जाए तो इग्नोर कंप्लीशन, ऑलवेज टेक या तो इनवॉइस होगा या तुम्हारे पास पेमेंट ही होगा वो। ठीक है। मैम इसका एक बहुत शॉर्ट चार्ट फॉर्म में मुझे बहुत इजी वे में आता है, मैं इसको उसमें डाल दूंगी ग्रुप में, तराजू वाला कॉन्सेप्ट। बट मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम भूल नहीं सकते इसको कभी। हाँ मतलब तराजू से ही करती हूँ मैं भी उसको, हाँ, फिर भी मतलब ज्यादा क्लियर होगा, रिटर्न फॉर्म में मैं लिख के देती हूँ। जैसे ही वजन इधर गया बस आप हाँ, कंपेयर करना हाँ। चालू करो, कंप्लीशन इग्नोर करो और खत्म। हम्म, इसको अगर तुम लैंग्वेज में याद करने गए नहीं लैंग्वेज में नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना कहाँ वजन ज्यादा पड़ रहा है, बिफोर बिफोर में है तो बिफोर पे जाओ, दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करने में कंप्लीशन है तो इग्नोर कंप्लीशन, बचा हुआ तुम्हारा क्या है, यही तक तुम्हारा इनवॉइस इशू होना चाहिए और यही टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो अब आते हैं हम किस पे, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। नाम ही क्या है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। मतलब कुछ काम करने से पहले, कोई काम करने से पहले ही आप क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो कि भाई ये काम कर लें कि नहीं करें, ये सप्लाई है या नहीं है। अगर ये सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। चलो तुमने बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा,
ये बता दो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये बता दो इस पे टैक्स कितना लगेगा, टैक्स लग गया तो इस पे आईटीसी एडमिट होगा या नहीं होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, कोई नोटिफिकेशन मुझ पे लगेगा या नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग? इस सारे सवालों के जवाब पूछने के लिए किसके पास जा सकते हो? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। पॉइंट नंबर 1, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग मतलब एडवांस में ही पूछ लो, कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हो उसके बारे में भी, या फिर कोई ट्रांजेक्शन कर चुके हो उसके बारे में भी। ट्रांजेक्शन टेकन, अंडरटेकन या प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन, दोनों चीजों के लिए क्या कर सकते हो? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग लेने जा सकते हो। मैम कौन जा सकता है? एक टैक्सेबल पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन ही जा सकता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग लेने के लिए। अब टैक्सेबल पर्सन मतलब जो या तो रजिस्टर्ड है या फिर क्या है, लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। चलो आ जाओ इधर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एडवांस रूलिंग की। तो बोलता है एडवांस रूलिंग का मतलब क्या है? डिसीजन लेने जाना। किससे डिसीजन लेने जाओगे कि हमको बता दो कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है? आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से भी डिसीजन ले सकते हो, या फिर अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास भी जा सकते हो कि भाई बता दो कि हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है मैम, कौन अप्लाई कर सकता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास या फिर एपिलेट अथॉरिटी टू द एडवांस रूलिंग के पास? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या फिर जिसको क्या लेना है? रजिस्ट्रेशन लेना है। मतलब हु हैज रजिस्टर्ड और हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, दोनों ही क्या कर सकते हैं? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। मैम कौन से क्वेश्चंस के लिए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाओगे? अभी तो बताया, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस, अंडरटेकन या प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन, जो क्या कर चुके हो तुम, ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हो या फिर करने वाले हो, दोनों के लिए जा सकते हो। फिर ये भी मैंने अभी अभी बताया तुमको। और कौन कौन से क्वेश्चंस है जिनके लिए तुम क्या कर सकते हो? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। तो सबसे पहले इधर देखो ऊपर, सबसे पहले पूछोगे भाई ये सप्लाई है भी है ना, ये जो भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ सप्लाई है भी या नहीं। अगर सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा? चलो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बता दो, उसका टाइम ऑफ सप्लाई बता दो मुझे टैक्स की लाइबिलिटी क्या आएगी। अगर टैक्स पे किया तो क्या आईटीसी एडमिट होगा मेरा, मुझे मिलेगा या नहीं आईटीसी, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं, और मेरे पे कोई नोटिफिकेशन तो एप्लीकेबल नहीं होता। बस फ्लो में समझते जाओ, सप्लाई है या नहीं। अगर सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस पर टैक्स क्या लगेगा, टैक्स दे दिया तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेना, कहीं कोई नोटिफिकेशन मुझ पे एप्लीकेबल तो नहीं होता। सिर्फ लाइन में समझते जाओ कि पहले सप्लाई करोगे, पूछोगे सप्लाई है भी या नहीं, है तो काय का सप्लाई है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पर टैक्स लगाओगे, उसका टाइम समझोगे, टाइम ऑफ सप्लाई का है, फिर आईटीसी की बात करोगे, रजिस्ट्रेशन का सोचोगे, नोटिफिकेशन के बारे में सोचोगे। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के लिए आप कहाँ जा सकते हो? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। मैम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाने के लिए आपने ध्यान से देखो, मैम आपने टाइम ऑफ सप्लाई कवर किया, आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर किया, लेकिन आपने प्लेस ऑफ सप्लाई तो कवर ही नहीं किया यहाँ पे क्वेश्चन में। कहीं छूट तो नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटा। आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कंस्टिट्यूट होती है स्टेट या यूनियन टेरिटरी लेवल पे। स्टेट लेवल पे कंस्टिट्यूट होती है या यूनियन टेरिटरी लेवल पे कंस्टिट्यूट होती है, और इसी के लिए यही वाले डिसीजन ये क्या लेता है? सीजीएसटी भी, सीजीएसटी से रिलेटेड डिसीजन भी यही लेते हैं। अब सपोज समझो जीएसटी मेरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन वाला टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जहां पे चीजों को यूज किया जाएगा, ना कि जहां से ओरिजिन होता है चीजों का, जहां चीजों को यूज किया जाएगा उस जगह की अथॉरिटी के पास पावर है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगी। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तो स्टेट ने बनाया है, हर स्टेट का अलग अलग बना पड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या है? हर स्टेट का क्या है? अलग अलग फॉर्म हुआ है। इसका मतलब हर स्टेट तो लगेगी, लड़ने लग जाएगी ना प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, नहीं नहीं हमारे यहाँ सप्लाई हुआ है, नहीं नहीं हमारे यहाँ सप्लाई हुआ है, क्योंकि दे वांट फॉर रेवेन्यू। तो
एक स्टेट वाला दूसरी स्टेट के जुरिस्डिक्शन का रूल कैसे दे सकता है? आर यू गेटिंग? एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट के रूलिंग कैसे दे सकता है, जुरिस्डिक्शन कैसे सॉल्व कर सकता है, इसीलिए बोला है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का कभी भी काम ये हो ही नहीं सकता कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई के डिसीजन दे, क्योंकि उनकी पावर ही नहीं है। बने स्टेट लेवल पे तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के डिसीजन कभी नहीं लेती है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड चीजें सॉल्व नहीं होती है। आपको डायरेक्ट कहाँ जाना पड़ेगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचना पड़ता है। वो अभी अपन अपील एंड रिवीजन में सब देखेंगे, तो वहीं पे आपको क्या होना पड़ता है, जाना पड़ता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास हम जाएंगे कैसे? तो बोलते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाने के लिए एप्लीकेंट पहले क्या करेगा, एडवांस रूलिंग के पास क्या देगा, एक कॉपी सेंड करेगा एप्लीकेशन की। तो क्या बोलता है, एप्लीकेंट क्या करेगा, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एक कॉपी देगा एप्लीकेशन की, और ये एप्लीकेशन की कॉपी किसके पास जाती है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास भी जाती है। क्यों भेजी जाती है? तुम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन दोगे, वो ये एप्लीकेशन किसके पास पहुंचाएंगे, एक बार इसकी कॉपी वो तुम्हारे जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास भी पहुंचाएंगे, ताकि उनसे रिकॉर्ड्स वगैरह मंगवा सके। यहाँ पे बोलते हैं अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऊपर है, वो तुम्हारे केस को एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा, सब उसके ऊपर है। मैम क्यों रिजेक्ट करेंगे? अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी प्रोसीडिंग में पेंडिंग चल रहा है, अगर ये क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी किसी प्रोसीडिंग में पेंडिंग चल रहा है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे कि ऑलरेडी जब कहीं पे तुम ये पूछ चुके हो तो वापस हमसे पूछने क्यों आ रहे हो, वहां पे डिसीजन मिल जाएगा ना, थोड़ा सा रुको। और ये जब भी रिजेक्ट करेंगे एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा। आई होप कि स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है। स्पीकिंग ऑर्डर मेहताब तुम रहने दो, अक्षय तुम रहने दो, बताओ स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है। प्रियंका स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है, बोलता है कैसे, रिकॉर्ड करके देते हैं। गोपा जी व्हाट इज स्पीकिंग ऑर्डर? सुनवाई का मौका देते हैं बोलने का। अब अक्षय तुम बताओ, मेहताब तुम बताओ। Opportunity of being heard. मैम अपॉर्चुनिटी बीइंग हेड के बिना जो है ऑर्डर पास हो जाता है। इतनी उम्मीद से मैंने बोला था तुम दोनों तो रहने दो, क्योंकि पिछली बैच में भी तुम दोनों को बताया था, पूरी उम्मीदों पे पूरा पानी फेर दिया। भाई स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब कि उस ऑर्डर को पढ़ के सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज क्या हुई थी, क्यों तुम्हें हाँ किया, क्यों तुम्हें ना किया। मतलब ऑर्डर अपने आप में क्या है, हर चीज बता रहा है, एक एक चीज बताइए। इट्स नॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज डिफरेंट थिंग। तुम्हें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब अगर तुम मेरा पूरा ऑर्डर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या फैक्ट्स थे, क्या रीजन था, हर चीज वहां पे लिखी होनी चाहिए कि किस रीजन से तुमने ये बोला कि भाई रिजेक्ट करते हैं हम। आर यू गेटिंग? तो रीजन देना पड़ेगा हर चीज का, दैट इज फैक्ट देने पड़ेंगे, उसको स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? आप बोल रहे थे सूर्या जी कुछ? डिटेलिंग देते हैं मैडम उसकी पूरी। हाँ डिटेलिंग देते, उसको स्पीकिंग ऑर्डर बोलते कि आपस पूरा ऑर्डर अपने आप में हर चीज कहानी बयान कर रहा है कि हुआ क्या था। अगली बार अगर तुम भूले, अगली बार का मतलब है अगली बैच के लिए नहीं बोल रही हूँ, अब जब मैं पूछूंगी अगर आप तुम भूले ना तो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी रिजेक्ट करोगे विथ रीजन बताओ भैया रिजेक्शन क्यों हुआ है, डिटेल दो। लेकिन मैम इन्होंने तो एडमिट कर लिया, एडमिट करने के बाद 90 दिन के अंदर इनको अपना डिसीजन देना पड़ता है। जैसे ही एडमिट किया, एडमिट करने के बाद 90 दिन के अंदर डिसीजन देंगे। लेकिन मैम आपस में इनका ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वाले अपने आप में लड़ रहे कि नहीं नहीं हाँ करना है कि ना करना है, ये डिसीजन देना है कि वो देना है। तो बोलते ऐसे केस में इस केस को अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास पहुंचा दो। इस केस में कहाँ पहुंचा दो, एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। मैम वहां पे भी लड़ना झगड़ना चल रहा है, वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो मान लिया जाएगा इस पे कोई एडवांस रूलिंग नहीं दिया जा सकता। जब खुद ही आपस में अथॉरिटी पहले लड़ी, हम एपिलेट पे पहुंचे,
एपिलेट भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मान लिया जाएगा कि एडवांस रूलिंग इस पॉइंट पे हम एडवांस में कुछ नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल रहे कि इस पे कभी डिसीजन नहीं आएगा, हम एडवांस में कुछ नहीं बोल सकते। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने दो, उसके बेसिस पे ये चीजें समझ में आएंगी अब, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलता है कि मैम अगर हम एक और केस में, एक केस तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसके लिए हम अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाएंगे। दूसरा केस ये, अगर तुमको क्या है एग्रीव्ड हो, किसके डिसीजन से एग्रीव्ड हो, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के डिसीजन से एग्रीव्ड हो, तब भी तुम 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। वहां पे भी 90 डेज में क्या आ जाना चाहिए, डिसीजन आ जाना चाहिए। वहां पे भी कितने दिन में आएगा डिसीजन, 90 दिन में आ जाएगा। फिर इसके बाद बोलते हैं मैम कभी इन्होंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने डिसीजन दिया तो क्या ये डिसीजन में गलतियां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या ये रेक्टिफाई हो सकता है, हाँ दोनों के डिसीजन रेक्टिफाई हो सकते हैं। जिस दिन ऑर्डर दिया, ऑर्डर से 6 महीने के अंदर क्या हो सकता है, डिसीजन रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर गलतियां हैं तो। चाहे वो गलतियां तुमने नोटिस की हो, चाहे किसी ऑफिसर ने या खुद अथॉरिटी ने भी नोटिस की हो, लेकिन हाँ भैया रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। मैम क्या ऐसा कभी हो सकता है कि रूलिंग वॉइड ही हो जाएगी इनकी, जो इन्होंने बोला उसको वॉइड कर देंगे? बिल्कुल, अगर तुमने फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन की ये रूलिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट किया है, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट किया है, तो मान लेंगे कि कभी तुम्हें एडवांस रूलिंग मिला ही नहीं, सारे प्रोविजंस पे एक्ट के तुम पे क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। सारे के सारे प्रोविजंस क्या होंगे फिर एक्ट के तुम पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोलता है वो all the provisions of the act apply except period when ruling given and when it is declared void। जिस दिन रूलिंग दी थी और जिस दिन इसे void किया, बस उस टाइम को छोड़ देना, क्योंकि तब तक तो रूलिंग लग चुकी है। उस टाइम को छोड़ के फिर आगे से सारे के सारे पीरियड में क्या होगा, तुमको नॉर्मल प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगे। मैम एडवांस रूलिंग की ये जो क्या रूलिंग आ रही है, किस पे बाइंडिंग होगी, ये बाइंडिंग होगी तुम पे, मतलब जो पर्सन गया है उस पर्सन पे बाइंडिंग होगी, और किस पे बाइंडिंग होगी, अथॉरिटी पे क्या होगी, ये बाइंडिंग होगी। तो देखो ऊपर क्या लिखा है, किस पे बाइंडिंग होगा, एप्लीकेंट पे और उस ऑफिसर पे, ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर पे बाइंडिंग होगा। नॉट अप्लाई टू सिमिलर ट्रांजेक्शन, अगर सेम ऐसा ही ट्रांजेक्शन मैम कोई और कर रहा है तो उस पर भी बाइंडिंग होगा, नहीं। जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग लेने गया है सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगा, उसी के जैसा ट्रांजेक्शन करने वाले 4 लोग भी होंगे तो उन पे अप्लाई नहीं होगा। जिसने एप्लीकेंट ने रूलिंग ली है उसी एप्लीकेंट पे एप्लीकेबल होगा ये, भले ही फिर 4 लोगों का सेम ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, तब भी उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मैम ये कब तक बाइंडिंग होगा, तब तक बाइंडिंग होगा जब तक तुम्हारा लॉ क्या नहीं हो जाता, चेंज नहीं हो जाता। रिवीजन करते हैं, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस में किसी चीज की रूलिंग लेने जाने को बोलते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाना। कौन जा सकता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या जो रजिस्ट्रेशन लेने वाला है। किस चीज के लिए जा सकता है, जो ट्रांजेक्शन कर लिए या करने वाला है उसके लिए। पूछेगा सप्लाई है या नहीं, सप्लाई है तो गुड्स है या फिर सर्विस का सप्लाई है। चलो सप्लाई भी बोल दिया, गुड सर्विस भी बता दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई बता दो, टाइम ऑफ सप्लाई बता दो, टैक्स लाइबिलिटी बता दो, आईटीसी एडमिट होगा या नहीं बता दो, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, कोई नोटिफिकेशन तो एप्लीकेबल नहीं है मेरे पे, इन सब चीजों के लिए उनके पास जा सकते हो। एप्लीकेंट अप्लाई करेगा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास उसकी एप्लीकेशन भेजेगी, रिकॉर्ड्स मंगवाएगी। अगर एडमिट करना, एडमिट करके 90 दिन के अंदर तुमको क्या देना होगा, डिसीजन देना होगा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। मैम वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो एफिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास पहुंचेंगे। मैम वहां भी डिफरेंस आ गया तो फिर मान लिया जाएगा यहाँ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग दे ही नहीं सकते। दूसरा केस का है, जब मैम अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास पहुंचेंगे अगर एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग है तो। मैम अगर वो रिजेक्ट कर देंगे, हमने एप्लीकेशन दी और उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया, तो कब रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी केस कोई पेंडिंग है तो वो रिजेक्ट ही कर देंगे तुम्हारा, लेकिन स्पीकिंग ऑर्डर होगा। मैम इन्होंने क्या दिया, रूलिंग वगैरह दी, तो क्या ये प्लेस ऑफ सप्लाई की रूलिंग दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि स्टेट लेवल पे ये क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, यूनियन टेरिटरी लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई का डिसीजन दे ही नहीं सकते। फिर इसके बाद चलो मैम नहीं दे सकते डिसीजन मान लिया,
पर क्या इनका कोई डिसीजन जो दे दिया है वो किस पे बाइंडिंग होगा? वो उसी एप्लीकेंट पे बाइंडिंग होगा, अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा, उसी ट्रांजैक्शन पे बाइंडिंग होगा, किसी और के लिए बाइंडिंग नहीं। मैम कब तक बाइंडिंग रहेगा? जब तक लॉ चेंज नहीं होता तब तक। मैम कोई गलती हो जाए रेक्टिफाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी गलतियां रेक्टिफाई हो जाएगी। फिर मैम इसके बाद ऐसा कुछ हो सकता है कि ये बाद में वॉइड एब इनिशियो कर सकते हैं। फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से तुमने लिया है तो ये वॉइड एब इनिशियो कर देंगे। जिस दिन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग दी और जिस दिन पता चला उस दिन का तक का टाइम छोड़ के बाकी सारे टाइम तुमको अब क्या लगेंगे, नॉर्मल प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। 15 मिनट समझाने में, 2 मिनट रिवाइज करने में चार्ट तुम्हारा बना हुआ है। बुक से पढ़ने की इसको जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर भी तसल्ली के लिए तुम चाहो तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इस पूरे चार्ट में एक एक पॉइंट बुक का कवर किया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग भी खत्म हो गया। अभी भी मेरे पास टाइम बचा है। नहीं मैम, हो ही नहीं पाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, इसके क्वेश्चंस एक बार देख के रखना। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तो मुश्किल से शायद 5 ही क्वेश्चन है, 5 या 6, उससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से, तो अब भी तुमने करा ऑलरेडी टेकन या प्रपोज वाले, या फिर वही सप्लाई है या नहीं, गुड्स है, सर्विस है, क्या है, वो सारे। ठीक है, तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के क्वेश्चन और टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन करके रखना। कल फिर तुम्हारा क्या करूंगी मैं, कल तुम्हारा एक बार मेरे को, हाँ टाइम ऑफ सप्लाई हो गया ना, आईटीसी स्टार्ट करना है कल से। आईटीसी स्टार्ट करना है। आईटीसी एक कल समझाऊंगी, परसों समझाऊंगी, 2 दिन लगेंगे आईटीसी, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन समझाने में। डेली 5 क्वेश्चन आईटीसी के होंगे और इधर से तुम्हारा एक एक ही छोटे छोटे चैप्टर पिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आईटीसी को ढंग से करना, दूसरे चैप्टर्स भी होने लगेंगे, तो दोनों का तुमको मैनेज करना होगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे एनी हाउ चैप्टर्स तो करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का रिवीजन मस्ट करके रखना। कल फिर से 2 चैप्टर या फिर आईटीसी के साथ मिलते हैं अपन। ठीक है, चलो थैंक यू मैम। और ये मैं अभी चार्ट भेज रही हूँ, एक टाइम ऑफ सप्लाई तो ऑलरेडी दे दिया है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का भेज रही हूँ। ठीक है, मैडम एक डाउट, हाँ नहीं सब्जेक्ट का नहीं, थोड़ा अलग अलग का। हाँ पूछो, अलग से डाउट पूछो। मैडम ये कभी भी प्रॉब्लम रहता है कि अगर जो भी क्वेश्चन देखते हैं ना, डायरेक्टली आंख सॉल्यूशन के पास जाता है मैडम। तो वो इसीलिए तुम्हारी आंख सॉल्यूशन के पास जाती है, क्योंकि इतने टाइम से तुमने प्रैक्टिस ही वही किया है, तुमने तुम्हारे दिमाग पे जोर डालने को कभी करा ही नहीं, तो उसको आदत है कि नहीं मिल रहा ना तो हो चल देख लेते हैं। वही प्रॉब्लम होता है मैडम। अगर अगर कुछ भी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ना, ब्रेन काम वर्किंग स्टॉप होके एक बार सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा, ऐसा डायरेक्टली बिना परमिशन, जाएगा, ब्रेन परमिशन का ऐसे ही जा रहा है मैडम। इसका पता है, सॉल्यूशन कुछ रहता है, कुछ नहीं टिप्स बोलो मैडम कुछ। टिप्स विप्स कुछ नहीं है इसको, ये जहाँ क्वेश्चन खत्म होता है ना, छुपा दो उस चीज को, कॉपी रखो, कुछ भी रखो, अपने आप को जितना देखो, अभी तुम्हारे पास एक ग्रुप पे टाइम है कि तुम्हारा अगर टाइम लग भी गया ना, एक में आधा घंटा तो चल जाएगा, क्योंकि अपन लोग एक बार पढ़ चुके हैं। पर अगर ये टाइम निकल गया ना तो फिर वही हो जाएगा कि देख देख के करने की प्रैक्टिस, और ये चलना बंद हो जाता है, और ये तभी चलेगा जब बिना देखे चलाओगे उसको। तो जनरली यही किया जाना चाहिए, कॉपी रख दो, जैसे बचपन में नहीं करते थे बिना देखे आंसर यूं 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 यूं, तो बस वही बचपन के सारे ट्रिक अभी लगाओ। कुछ नहीं कर रहे हो तुम, बचपन में जो 6th 7th में बिना देखे याद करते थे, बिना देखे लिखते थे, तब कितना दिमाग चलता था अपना, बस वही यहीं पे करना है सेम, और कुछ भी नया नहीं। ठीक है, और बचपन में मेहनत ज्यादा कर ली, और जब एक्चुअल में प्रोफेशनल फील्ड में ज्यादा मेहनत करनी तब ओ हो जाएगा, हो वो मत करो बस। ठीक है, करो, कॉपी लगा लगा के करने की कोशिश करो, टाइम लगेगा ना, गलत होगा ना, होने दो, हो जाएगा गलत। टाइम लग रहा, बहुत टाइम लग रहा है इसके लिए। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन हो गया ना, वो हाफ क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ऐसा लगता है कि अरे क्या कुछ भी, अरे इतना हाफ क्वेश्चन हो गया, कुछ भी समझ में तो नहीं ये आया बताओ ऐसा। कि यहाँ पे अभी हो रहा है, एग्जाम में फिर क्या ब्लंडर करके आते हैं अपन, तुम समझ लो एग्जाम में मोटिवेशन, क्या ही कर। मेंटल का प्रेशर आ रहा है ऐसा कुछ। सॉल्यूशन समझ में आया तो मेंटल प्रेशर आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे से प्रॉब्लम है क्या, सब्जेक्ट से नहीं प्रॉब्लम है, क्या नहीं हुआ कुछ ऐसा। नहीं हुआ, तो देखो सीधी सी बात है, हम्म। बचपन में जिस चीज को अपन सीखते हैं ना वो लाइफ टाइम याद रहता है।
अगर तुमने शुरू से ही सीए की जो फाइनल की स्टडी सीखी ही ऐसे देख देख के, अब अगर तुम आउट ऑफ ट्रैक जानना चाहोगे तो थोड़ा तो दिमाग को भी तकलीफ होगी ना वो कंफर्ट जोन से निकलने में। तुम उसको कंफर्ट जोन से निकलने दो, इसलिए बोल रही हूँ एक मार्जिन रख के चलो कि देखो अपन ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा नहीं, पढ़ के रखा है सब कुछ, एक बार तो सब कुछ है, तो तुम अभी अफोर्ड कर सकते हो वो टाइम लगाना कि भाई लगा दिमाग, क्या होगा सोच, और हम सोच सकते हैं, ऐसा तो नहीं आता नहीं है। और इसके लिए एक चीज और सजेस्ट करूंगी, अगर किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, बिना देखे मतलब पेपर मिल जाते हैं, और वो भी नहीं करना टेस्ट सीरीज भी, तो अपनी ईमानदारी से फीवर, टेस्ट बोले तो फीवर आ रहा है मैडम बॉडी में, पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसा ऐसा, हाँ तो मतलब डर लग रहा है। तो एग्जाम में क्या करोगे, अभी टेस्ट में फीवर चल रहा है तो वो एग्जाम फीवर ऐसा बोलते हैं, फोबिया ऐसा कुछ, एग्जाम बोले टेस्ट बोले तो ऐसा कुछ डर आता है मन में, क्या वो प्रॉब्लम। निकालना पड़ेगा। वो चीज ऐसा नहीं हो कि वहां जाके पैनिक अटैक है, उससे पहले यहीं पे जितना पैनिक करना है ना सब कर लो। तो एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो होती है ना, जिसमें से वो डेट देते रहेंगे तुमको, वो टॉपिक के टेस्ट देते रहना, वो तुम्हारे लिए शेड्यूल वाला, शेड्यूल टेस्ट सीरीज वाला, हाँ। शेड्यूल, वो सीए टेस्ट सीरीज नाम सी है टेस्ट क्या सीरीज, शायद, वो ये इसमें क्या, 2 शेड्यूल लेके अनशेड्यूल, हाँ जीएम टेस्ट शेड्यूल्ड लो, सीरीज। हाँ स्पेसिफिकली शेड्यूल लेना, शेड्यूल। हाँ एग्जैक्टली। अनशेड्यूल तो अपन वैसे ही अनशेड्यूल है, तो अपने को और अनशेड्यूल में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग क्या लो, शेड्यूल्ड वाली टेस्ट सीरीज लो, एग्जैक्टली ताकि एक टाइम टेबल रहेगा कि अरे मेरा एग्जैक्टली। टेस्ट आ रहा है, मेरी एग्जाम आ रही है, उसको ले लो। और शायद आई गेस वो 500 या 1000 की है, ज्यादा महंगी सब्जेक्ट के नहीं हिसाब है। से लेता मैडम ये, इतना नहीं पेपर के पता हिसाब से, मुझे, हाँ। क्योंकि कुछ 50% उनका डिस्काउंट भी चलता है, ऐसा हाँ भी है। नहीं, उसका पेपर भी स्टैंडर्ड रहता है, करेक्शन भी अच्छे से ही करता है वो लोग। देखो करेक्शन का तो मेरे पास है रिवर्ट उसके, पर एक चीज मैं बस इतना बता रही हूँ कि बिना देखे लिखने की जो आदत हो जाएगी ना, वो सबसे अच्छी है, एग्जैक्टली मैम, तो वही कर बहुत लो। प्रॉब्लम है इससे। ठीक है। क्योंकि देखो अपनी क्लासेस में भी मैं इतने नंबर ऑफ टेस्ट थोड़ा ना ले सकती जितने वो एक शेड्यूल्ड है, वो हाँ मैम, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नहीं वो है, कर लो तुम लोग। ठीक है ठीक है, मैम। गोपा जी आपको टाइम मिले तो आप भी कर लेना। ठीक है चलो, ओके थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू मैम।